तो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सेल साइकिल सेल डिवीजन का। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे, बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है, तो उससे जाके पहले देखिए। अगर नहीं देखना है तो नहीं देख सकते, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बेसिक था। अगर आपको देखने ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर ये सारा लेक्चर देखिए, आई बटन पे मैं वो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल चुका हूँ वीडियो। सो आज स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेल साइकिल सेल डिवीजन होता क्या है, कैसे सेल डिवाइड करता है, कैसे उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और एक खास तौर पे ये जो साइकिल है, हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे आप सबको को पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस नहीं होता है, वहां पे डीएनए का प्रेजेंट रहता होगा, आप ये सोच लोगे। तो जो डीएनए है एक स्पेस में प्रेजेंट रहता है, जिस स्पेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं हम स्पेस को? न्यूक्लियोइड। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सबसे सिंपल सिंपल फॉर्म रहता है यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल का सेल डिवीजन। जैसे कि देख सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल डिवीजन में बताया गया है। ये सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। और ये अंदर साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो कि अभी नहीं बताया गया, आप सेल के चैप्टर में डिटेल से पढ़ोगे। उसके अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे एक एरिया है। दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया वेयर डीएनए इज सिचुएटेड। और वो एरिया को हम कहते हैं, जहाँ पे एरिया बेटा, हाँ, इट्स क्लियर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, माइक सही नहीं था। तो वो एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट रहता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है। जैसे कि हम मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा। मोनेरा तो सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा में पढ़ते हैं हम, तो उसमें ज्यादातर बैक्टीरिया आते हैं जो अपने सिलेबस में है। तो उसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखा दिया हूँ, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में भी 4 आते हैं, नॉस्टॉक, एनिवेनिया, ऑसिलेटोरिया और स्पिरुलिना। ये 4 लिख पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इधर 2 एग्जांपल निकाल दिया हूँ। नॉस्टॉक है थीमोबिना, एंड दूसरा एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, एंड फोर्थ वन इज लैक्टोबैसिलस। और भी बहुत सारे, मैं ये थोड़े कुछ एग्जांपल्स दिखा दिया हूँ प्रोकैरियोटिक सेल होती किसमें। देन उसके बाद हम इसकी सेल डिवीजन कैसे करेंगे, वो देख सकते हो आप। इसको मैं जूम करके बता रहा हूँ। न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी, न्यूक्लियोइड के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसको मैं जूम कर रहा हूँ, तो ये बैक्टीरियल डीएनए है। बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक डीएनए रहता है। तो यहाँ पे हम इसको जब देखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि डीएनए की पैकिंग कैसे होती है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन से न्यूक्लियो पैकिंग होता है। पैकिंग होते बाद उसमें बनता है क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, न्यूक्रोमेटिन। फिर उसमें बनता है क्रोमोसोम्स बनते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स एब्सेंट होता है, उसमें नहीं बनता। तो उसमें पैकिंग कैसे होती है? जैसे कि हम देख सकते हैं, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक जो है, मैंने प्रोटीन को बताया है, पर इसमें एक फीचर है कि ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। ये नॉर्मल एक से प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन आता है कि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट ओनली इन। तो यूकैरियोटिक सेल में आपको यूकैरियोटिक सेल इतना इजी तो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, वो आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी यूकैरियोटिक सेल है और कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल हो। तो हमने इसमें बताया कि डीएनए कंडेंस कैसे होगा, कंडेंस यानी डीएनए और ज्यादा एक दूसरे पर कंडेंस कैसे होगा, एक दूसरे में मिलेगा कैसे, ताकि वो छोटी सी जगह में खुद को एडजस्ट कर ले। तो ये उसके साथ कंडेंस डीएनए रहता है प्लस बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन भी कौन से रहेंगे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेल डिवीजन कैसे होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। ये पहले डीएनए है, अब बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर डीएनए रहता है, यूनिसेल्युलर सेल रहता है। अब उसमें क्रोमोसोम तो क्या रहेंगे उसमें? अब बताओ आप, यूकैरियोटिक सेल तो है नहीं वो, उसमें और कंडेंसेशन नहीं होगा, उसमें हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं है। तो इसमें क्रोमोसोम नहीं बनते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, क्रोमोसोम इसमें नहीं बनते हैं। अब सेकंड, इसमें स्पिंडल फाइबर होगा क्या? नहीं। अब स्पिंडल फाइबर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए प्रोकैरियोटिक सेल में स्पिंडल फाइबर भी नहीं होते हैं। अब ये दोनों चीज तो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन के लिए। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ, थर्ड वन से डीएनए रेप्लिकेशन। अब जाहिर सी बात है, एक सेल से 2 सेल बन रहा है। अब दूसरे सेल में जाना है तो उसके लिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन कौन रखते हैं? डीएनए रखता है। तो इसलिए इसमें सेल डिवीजन होगा, डीएनए का अलग हो, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो
डीएनए रेप्लिकेशन इसमें है, इसमें प्रेजेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कैसे होता है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। अब दोनों डीएनए में नॉन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन तो रहेगा क्योंकि कंडेंसेशन तो उसको करना है। जब वो दोनों दो डीएनए हो जाएगा एक सेल के अंदर, तो वो सेल चाहेगा कि अब हम डिवाइड करें, तो वही सेल एक मेथड से डिवीजन होगा, उसका सेल का डिवीजन होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसे देख सकते हो, नोट फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या प्रोकैरियोटिक सेल है, और बैक्टीरिया मैंने आगे प्रोकैरियोट्स लिख दिया। A cell division is both growth and reproduction. इसमें क्या ऐसा है, सेल डिवीजन वो दोनों होता है, ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि देख सकते हो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। रिप्रोडक्शन कॉजेस इंक्रीज इन सेल नंबर। जैसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं कोई भी चीज का, सेक्रोकैरियोटिक सेल का रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें ऐसा है कि ग्रोथ भी होगा, रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होगा। जैसे मतलब बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन हुआ तो मतलब उसमें ग्रोथ हुआ, एक सेल से दो सेल बना, मतलब नंबर इंक्रीज हुआ उसमें, यही बताया गया। और सेकंड है डिवीजन, डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होता है तो मतलब इसमें ग्रोथ बढ़ता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। एंड लास्ट वन इज ए माइटोसिस। अब ये क्या दिया है, ए माइटोसिस, ए रिप्रेजेंट्स फॉर एब्सेंट। जहाँ कहीं भी आपको ए दिखा है, कोई वर्ड के पहले ए दिखा है, तो ए मीन्स रहता है ना यहाँ पे ए फॉर एब्सेंट। ये कोई भी वर्ड आएगा बायोलॉजी में और बड़े से और दूसरी चीजों में भी मिलता है, तो ए वर्ड जो स्टार्टिंग में आता है माइटोसिस के एब्सेंट होगा। अब क्यों माइटोसिस में एब्सेंट होगा ए माइटोसिस, तो देखिए क्रोमोसोम तो विजिबल नहीं है, क्रोमोसोम उससे दिखते नहीं, तो हम बता नहीं सकते इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर। और दूसरा इसका रीजन कि स्पिंडल फाइबर इसके नहीं बनते। अब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल पे जाकर दोनों क्रोमोसोम्स पे, क्रोमोसोम्स से क्रोमेटिन अलग कैसे करेंगे, तो ये रीजन है उसको करने का। अब मैं फिर से दूसरी चीज लिखता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं साथ साथ लिख के बताऊँ तो आप कमेंट कर देना, लेकिन ऐसा टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, आपके यूपर है। मैं तो अभी ये वीडियो पॉज करके फिर से कंटिन्यू करूंगा, आप देखते रहिए फिर इसके बाद। हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का सेल डिवीजन कैसा कैसा होता है, और उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि पूरा चैप्टर अच्छी से करना है, एनसीईआरटी से करना है। अभी मैं तो ऐसा पढ़ा भी नहीं हूँ, अभी ये मैं आपको पूरा एनसीईआरटी के ही आर पार लेके चल रहा हूँ। जैसे आप जैसे एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है, उसको कैसे मूव ऑन करने आगे। सॉरी, तो ये बस वन सेकेंड। हाँ तो भाई, यूकैरियोटिक सेल का सेल डिवीजन कैसे होता है, तो देखिएगा, ये अब हमने बना लिया एक यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल है ये, हाँ, यूकैरियोटिक सेल है। तो इसमें हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस है। सबसे पहले देखेंगे ये तो अंदर भी लिक्विड भरा रहेगा, सेल के अंदर जो लिक्विड रहेगा उस वो लिक्विड को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे कि आप अभी सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे। उसी के साथ एक रहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन रहेगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रहता है वो। उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। यूकैरियोटिक सेल की यही खासियत है कि उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए होता है। अब डीएनए कंडेंस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन कैसा होगा, सिर्फ डीएनए तो नहीं होगा, आपको अच्छी से पता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे, डीएनए के साथ जब वो कंडेंस फॉर्म होता है तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमेटिन के साथ उसके साथ प्रोटीन रहेगा। अब देख सकते हो प्रोटीन में, अब डीएनए किसका है, यूकैरियोटिक सेल का। अब यूकैरियोटिक सेल में तो होना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉर्मल प्रोटीन जो होता है प्रोटीन। तो हमें दो चीज मिलेगी इसमें, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब उसमें हम देखते हैं, ये मैं जब क्रोमोसोम एकदम कंडेंस्ड हो जाता है, जब उसको डिवाइड करना होता है, तो उसका कुछ इस तरह से शेप हो जाता है। आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा इसका ऐसी शेप कैसे बनता है। अभी ये ध्यान रखिए कि उसका इस तरह से शेप हो जाता है। अब ये डी क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम ये बीच में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर, ये आपको पता है। और उसके अतराफ में, इसके सराउंडिंग में ये जो है, इधर देख सकते हो आप, इसके सराउंडिंग में इसको बोलेंगे जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, उस एरिया को बोलेंगे काइनेटिक कॉर्ड।
ये जो एरिया है जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा क्रोमोसोम में, उसको बोलते हैं काइनेटिक कॉर्ड। ये सॉरी, ये पीवाईक्यू है, पास्ट के क्वेश्चन है कि स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन, वहाँ पे ऑप्शन था जिसका नाम था काइनेटिक कॉर्ड, ये ध्यान रखेगा। और ये ऊपर जो रहता है स्पिंडल फाइबर किस लिए, कि दोनों पोल पे वो रहेगा, स्पिंडल फाइबर निकलेगा और एक दूसरे खींचेगा अपोजिट पोल में। तो उसी तरह से क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्रोमेटिन सिस्टर क्रोमेटिन बच जाएगी। अब इसके बाद हम देख सकते हैं उसके कुछ फीचर्स हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ start from sorry all living organism starts life from a single cell। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे हम हो आप हो, मतलब जितने भी सब कीड़े छोटे वगैरह जो भी है ऑर्गेनिज्म भी, तो वो सिंगल सेल से उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। जैसे कि देख सकते हैं ये जायगोट, जायगोट कैसे, जो गैमेट रहता है, जो स्पर्म ओवम रहता है, वो मिलके क्या बनता है, जायगोट बनता है। स्पर्म क्या है, सिंगल सेल, ओवम क्या है, इधर सिंगल से, अब वो मिलके बना है हमारा जायगोट। अब जायगोट का जब हम डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन करके वो और खुद में डिवाइड होता है। तो देख सकते हो सेल डिवीजन प्लस ग्रोथ, ग्रोथ रिप्रोडक्शन। तो जब वो ग्रोथ होगा तो उसमें और डिवीजन होते जाता और एट द टाइम कंप्लीट डिवीजन के बाद फिर वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। अब कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में भी डिवीजन होते हैं, किसी का कुछ बढ़ता है, सब होता है, सबका पर्टिकुलर मैनर से होता है। अब दूसरी चीज, डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। ये डिवीजन को हम माइटोसिस बोलते हैं, सेल डिवाइड होना, इसको हम माइटोसिस बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट माइटोसिस, वो अलग फेज है। जैसे सेल डिवाइड होता है उसे हम माइटोसिस कहते हैं। और तीसरी चीज है क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। जो क्रोमेटिन मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, जो क्रोमेटिन रहते हैं वो कंडेंस्ड होते जाते हैं। जब कंडेंस्ड होते जाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे। क्रोमोसोम बनने के बाद वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा, मतलब उसका क्या होगा, डिवीजन होगा। अब देख सकते हो सेल साइकिल, अब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल की जो बेसिक फीचर्स था प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का मैं बता दूं। और हमने प्रोकैरियोटिक सेल का सेल डिवीजन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल ऑफ यूकैरियोटिक सेल की कैसा होता है। इसका एक ये है डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ये एक सीक्वेंस है ग्रोथ होने का, डीएनए रेप्लिकेशन होने का और सेल डिवीजन होने का, इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। अब ये इसमें एक चीज ये पड़ेगा, चेंजेस ऑकर इन साइटोप्लाज्म, चेंजेस ऑकर इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हमें क्या लगता है अक्सर कि चेंजेस सिर्फ न्यूक्लियस में होगा, ऐसा नहीं है। इस सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में ऐसा हो, चेंजेस occur in cytoplasm as well as nucleus, and the third one is occur in eukaryotic cell। जैसा कि मैं आपको पता है सेल साइकिल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें पहला फीचर है कोऑर्डिनेटेड इवेंट। मतलब ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट ऐसा रहता है कि डीएनए डबल होता है, डीएनए डबल होता है और इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ जाकर, जिससे कि हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेटेड, जैसे डीएनए डबल हो गया तो दोनों सेल में इक्वल इक्वल अमाउंट में जाएगा। या ऐसा नहीं होगा किसी में 1/3 चले जाए, किसी में 2/3 चले जाए, ऐसा नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। अब ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट कैसे हो सकता है, तो ये पूरे एक जीन के कंट्रोल में होता है। तो इसका सेकेंड फीचर वही आएगा, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ जेनेटिक। जैसे इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ जेनेटिक कंट्रोल, मतलब ये जेनेटिक के अंदर कंट्रोल में रहेगा। तो इसी तरह से जैसे हम कह सकते हैं ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये हम न्यूक्लियस बना लिए, न्यूक्लियस के अंदर अपन बना दिए क्रोमोसोम, क्रोमेटिन। जब उसका डिवीजन होगा, डीएनए पहले क्या होगा, सबसे पहले उसके अंदर आएगा अपना फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ होगा। ग्रोथ के बाद सेकेंड बनेगा उसका सेकेंड फीचर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड थर्ड वन है सेल डिवीजन। ये क्या होगा, सेल डिवीजन। तो तीनों जितने फीचर है ये जेनेटिक कंट्रोल में होता है, मतलब इसलिए हम बोलते हैं कि सब दोनों में आधा आधा कैसी जगह, सब जेनेटिक कंट्रोल है। इसके बाद हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं कि सेल साइकिल कैसे होता है, उसके कौन कौन से फेज है। तो देखते रहिए। तो बच्चे लोग, अब हम पढ़ने वाले हैं फेसेस ऑफ सेल साइकिल। अब कौन कौन से फेसेस होते हैं सेल साइकिल में,
तो ध्यान से देखिएगा। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में सबसे पहला, चेंजेस आर गिवन इन द पीरियोडिक मैनर। चेंजेस आर गिवन विथ नेम ऑफ फेसेस। जितने भी चेंजेस होते हैं सेल साइकिल में उसको फेस का नाम दिया जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है सेल साइकिल का सेल डिवीजन फेज। चेंजेस होते हैं उसको सेल का नाम दिया जाता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है सेल डिवीजन फेज। तो इसमें 4 फेज होते हैं। देखिए, एम फेज, G1, S एंड G2 फेज। एम फेज होता है सेल डिवीजन फेज। एम फेज को और हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन फेज। और दूसरा माइटोसिस फेज, उसको सेल डिवीजन फेज भी बोल सकते हैं, माइटोसिस फेज भी बोल सकते हैं, एम फेज भी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा फेज आता है ग्रोथ, ग्रोथ वाला फेज। तो G1 फेज रहता है। एम फेज के बाद आता है G1 फेज। वो किधर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब साइटोप्लाज्म में जो ग्रोथ हो रही है, मतलब जो भी सेल डिवीजन करने के, डीएनए रेप्लिकेशन करने की जो तैयारी हो रही है, वो साइटोप्लाज्म में होती है। और उसका लोकेशन साइटोप्लाज्म, G1 फेज का लोकेशन कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो तीसरा फेज रहता है वो अपना रहता है एस फेज। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। और वहाँ पे डीएनए बनता भी है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस। G1 फेज किधर है, कौन सा फेज पता है, ये नीट का क्वेश्चन है। G1 फेज गैप बिटवीन द एम फेज एंड एस फेज। वैसे एक दूसरा क्वेश्चन आया था कि गैप बिटवीन द एस फेज एंड एम फेज कौन सा है, तो वो G2 फेज के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे हम पहले देख सकते हैं कि एम फेज के बाद, एम फेज पहले आया है, उसके बाद आया एस फेज, तो दोनों के बीच में बनेगा हमारा G1 फेज। उसी तरह से एस फेज और पहले आए आता है, और फिर बोलते हैं हम एम फेज, तो उधर बीच में पड़ेगा G2 फेज। तो ध्यान रखिएगा, नीट का क्वेश्चन है। G1 फेज कहाँ रहेगा, गैप बिटवीन द एम फेज एंड द एस फेज, whereas the G2 phase gap between the S phase and the M phase। करेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देगा। ये क्वेश्चन था, इन बैक्टीरिया सेल डिवीजन ऑकर इन। बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन कब होगा। इसमें ऑप्शन दिया है कि एस फेज में होगा, एम फेज में होगा, सी ऑप्शन दिया है G1 फेज में होगा, या डी ऑप्शन दिया है प्रायर टू फ्यूजन। ये डी ऑप्शन क्या है, प्रायर टू फ्यूजन, के डिवाइड होने से पहले होगा, कभी होगा। ये सब बताया कि सेल डिवीजन कब होगा इसमें, बैक्टीरिया में। अब हम पढ़ेंगे फेसेस के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो 2 तरीके के फेसेस होते हैं। हम फेस को 2 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला बोलते हैं एम फेस, जो हम सेल डिवीजन फेस बोलते हैं। दूसरा फेस रहता है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या क्या आता है, G1 आ जाएगा, एस फेस आ जाएगा एंड G2 फेस आ जाएगा, और उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेस। असल में जो मेन सेल डिवीजन ये होती है, लेकिन जो ज्यादा टाइमिंग लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल है, वो डिवाइड होने में कितना टाइम लगा था, 24 आवर्स। तो उसमें जो 95% जो टाइम है, जैसे कि उसमें 23 घंटा, 23 आवर्स इंटरफेस में जाएगा। लेकिन जो 1 आवर्स बचा रहेगा वो किस में जाएगा, एम फेस में जाएगा। मोस्ट क्रूशियल फेस एम फेस रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस। अब एम फेस को भी हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला बनेगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद रहेगा हमारा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जो न्यूक्लियस हमने पहले बताया था यूकेरियोटिक सेल का, उसका डिवीजन होना, तो ये इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। बाद में हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। हम देखते हैं कि किसी सेल का रेप्लिकेशन हुआ, उसका डिवीजन हुआ डीएनए का। जब डीएनए वगैरह का जब डिवीजन होता है, तो उसमें 2 डीएनए आ जाते हैं। तो उसमें अभी कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, लेकिन अभी हमको उसको, उसकी प्लॉइडी मेंटेन करने के लिए उसको सेल को डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमको साइटोकाइनेसिस करना पड़ता। इफ देयर इज नो साइटोकाइनेसिस ऑकर, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। मतलब जैसे n नंबर ऑफ n है क्रोमोसोम्स, वो आर 2n, 3n, 4n, एज मल्टीपल n होते जाएंगे तो प्लॉइडी बढ़ते जाएगी। वहाँ पे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, बहुत सारे ऐसे प्लॉइडी बन जाएगी। अभी शायद से आपको प्लॉइडी नहीं समझ रहा होगा, मैं आपको अच्छी से प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में प्लॉइडी बता दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं इस फेज में, इस फेज लेस चेंजेस ऑकर एज कम्पेयर टू एम फेज। इस फेज के अंदर जो भी चेंजेस है वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू एम फेज। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे एम फेज में भी 5 तरीके के रहते हैं, प्रोफेज एंड 4, सॉरी 4 प्रोफेज, प्रो एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, बहुत तरीके के रहते हैं। तो मैं उसके बाद बताऊंगा। अभी आप देखते हैं कि चेंजेस ऑकर इन ईच फेज,
चेंजेस इन ईच फेज, क्या क्या चेंजेस है ईच फेज के, सबसे पहले पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जीवन फेज। अब नीट में एक तरीके का क्वेश्चन आया था, ऐसे सीक्वेंस बोला था कि सीक्वेंस बताओ कौन सा सही सीक्वेंस बढ़ेगा। अब जैसे कि हम जान सकते हैं कि कोई चीज अगर जब बड़ी हो रही है, जैसे कोई चीज अगर ये पेन है, अगर ये एकदम छोटी सी, अगर मैं इसको तोड़ने जाऊँ तो ये सेल डिवीजन, समझो एक ये सेल है, ये बड़ा है, अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो ये इजीली तोड़े आएगा, तो इसलिए उसको सबसे पहले क्या जरूरत है, उसकी ग्रोथ की जरूरत है। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको सीक्वेंस में लगा, तो सीक्वेंस क्या था, इधर देख सकते हो आप। सबसे पहले आता था जीवन फेज, उसके बाद सेकेंड रहता था एस फेज, फिर रहता था G2 फेज, एंड लास्ट में आता था एम फेज। ये उसकी सीक्वेंस थी, और उसमें बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन गलत आया था। सबसे पहले बच्चों ने क्या करे थे, एम फेस पहले लगा दिए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये उसका करेक्ट आएगा। अब दूसरी चीज हम पढ़ते हैं कि जीवन फेस में क्या क्या फीचर्स रहते हैं, सबके अलग अलग फेस के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये जीवन फेस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, जीवन फेस में ग्रोथ ऑकर होगी, यानी कोई सेल डिवीजन होगा ना कुछ होगा, इससे सिर्फ ग्रोथ ऑकर होगी। प्लस उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, जो मैं बताया था, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो लिक्विड रहेगा साइटोप्लाज्म, उसका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, ग्रोथ हो रही तो क्वांटिटी बढ़ना है, तो उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। थर्ड चीज आएगी एंजाइम रिक्वायर्ड। अब उसमें एंजाइम बनेंगे, जितने एंजाइम, कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑकर, उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑकर हो जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है, ये आपको हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स में काफी अच्छी तरीके से बता देंगे। तीसरी चीज है ऑर्गेनल डबल, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं मैक्सिमम ऑर्गेनल डबल इन जीवन फेज। G2 फेज में भी कुछ कुछ ऑर्गेनल डबल होते हैं, मैं उसके बारे में स्पेसिफाई कर दूंगा आपको, लेकिन इसमें मैक्सिमम ऑर्गेनल डबल होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बहुत सारे है ऑर्गेनल्स में वो डबल होते हैं एक्सेट्रा। और दूसरी चीज आ जाती है डीएनए डैमेज रिपेयर होता है। डीएनए का जो डैमेज रहता है, डीएनए में सेल डिवीजन में कोई डैमेज हो गया है, कुछ भी डैमेज होता है, तो यहाँ पे जीवन फेस में रिपेयर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है नीट में। डीएनए डैमेज ऑकर इन विच फेज, इट इज सिंपली जीवन फेज। और देख सकते हैं हम न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रेशियो डिक्रीज। अब ये कैसा है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, जो भी चीज नीचे रहती है वो, अगर देखिए मैं लिखूंगा, ये मैं इधर लिख रहा हूँ 10, और ये लिखता हूँ मैं 5, ये नीचे वाला भी कम है, अभी तो मेरे का इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं नीचे का क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, ये नीचे उतना ही रखा ऊपर, और नीचे का क्वांटिटी बढ़ा दिया, अब इसमें क्या होगा, मेरा आंसर घट के क्या आ जाएगा, मेरा आंसर इसमें घट के आ जाएगा 0.2। जैसा मेरा आंसर घट के आया है, देख सकते हो, जैसे भी तो मेरा आंसर, मैं तो इतना मैथ्स में परफेक्ट नहीं हूँ, इसमें आंसर, सॉरी 0.2 नहीं, मैं गड़बड़ में लिख दिया हूँ, 0.5। तो आप देख सकते हो यार, 2 से डायरेक्ट हो गया 0.5, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हुआ। तो जैसे हम साइटोप्लाज्म बढ़ाते जाएंगे, न्यूक्लियस तो डबल हो ही नहीं रहा है, तो जैसे हम न्यूक्लियस उतना ही रख रहे हैं, न्यूक्लियस में कोई नहीं चेंज हुआ, साइटोप्लाज्म बढ़ते जा रहा है, तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो डिक्रीज होगा। इसके बाद हम G2 फेज के बारे में पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद वाला टॉपिक, एस फेज। जीवन फेज हमने खत्म कर दिया है, उसमें कौन कौन से फीचर रहते हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम एस फेज। एस फेज कौन सा फेज रहता है, इसे हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस यानी किसी चीज का बनना। अब एस फेज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसमें किसी चीज बनती है। अब कौन सी चीज बनती है मैं आपको बताऊंगा, इसलिए हम इस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं। अब इसमें फेज के फीचर्स बता रहा हूँ। In this phase, DNA replication occur in eukaryotic cell inside nucleus। ये जो फेज है ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर। और दूसरी बात है, टोटल ऑल डीएनए नॉट गेट कंडेंस्ड एट वंस। जितना भी डीएनए है अपना, डीएनए जो कंडेंस्ड होता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन, वो एक बारी में पूरा कंडेंस नहीं होता, उसका कुछ पार्ट खुला रहता है। किस लिए खुला रहता है, ताकि उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, एक डीएनए से दो डीएनए बने, ये होता है। अब इसमें लिखा है कि साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल सेंट्रियोन गेट डबल। ये एनिमल सेल के अंदर ना, ये सेंट्रियोन नाम की चीज होती है, मैं बताऊंगा आपको सेंट्रियोन होता क्या है। तभी हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज सेंट्रियोल। व्हाट इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या है, एक ये अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, ये दोनों क्या चीज है,
एक तरीके की रहती प्रोटीन, कि बोथ अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन एक तरीके की प्रोटीन रहती, और प्रोटीन जब क्लस्टर में एक अरेंजमेंट में बनती है, तो उसे एक इसी का एक क्लस्टर, एक अरेंजमेंट होता है अल्फा ट्यूबुलिन या बीटा ट्यूबुलिन का, उससे हम एक माइक्रो ट्यूब्यूल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल। माइक्रो ट्यूब्यूल कैसे रहेगा? मेनी ट्यूबुलिन प्रोटीन रहेगा, उसमें अल्फा ट्यूबुलिन भी रहेगा, बीटा ट्यूबुलिन भी रहेगा, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें क्या क्या रहेगा? अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, और उसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। और ऐसे बहुत से माइक्रोट्यूब्यूल, लगभग 27 माइक्रोट्यूब्यूल मिलके, और माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+0। 9+0 मतलब अरेंजमेंट कैसा रहेगा? हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब बीच के उसमें कुछ नहीं रहेगा, बीच सेंटर में कोई भी नहीं रहेगा, सब किनारे साइड पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, ये ऐसा है, ये बी किनारे 3 रह गए, ये ट्रिपलेट बना रहेगा, ट्रिपलेट, और बीच में यहाँ कुछ नहीं रहेगा। जैसे कि हम उसमें देखते हैं, फ्लैजेला, सीलिया वगैरह में बीच में कपलेट रहते, न्यूक्लेट रहते, तो बीच में कुछ नहीं रहने वाले इसमें। तो ये 9+0 का अरेंजमेंट रहता है। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको सेल वाले चैप्टर में काफी अच्छे से इसको समझा दूंगा। अब दूसरी बात हम देख सकते हैं इधर पे, ये माइक्रोट्यूबुल हो गया। अब बहुत सारे 27 माइक्रोट्यूबुल मिल के एक बनाएंगे सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल जो हम इधर बात कर रहे थे, इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल सेंट्रियोल गेट डबल, तो वही सेंट्रियोल एनिमल सेल के में डबल हो जाएगा, और वो दोनों डबल मिलके वो बनेगा सेंट्रोजोम। दो सेंट्रियोल मिलके बनता है सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम किस लिए काम का आता है? सेल डिवीजन में काम आता है। इधर देखिएगा, जब सेंट्रोजोम से क्लस्टर माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, सेंट्रोजोम से जब ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो है रेड रेड, इसे माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे। तो हम इसे पूरा कहते हैं एस्टर। एस्टर, एस्टर मीन्स स्टार लाइक। स्टार कैसा रहता है? जैसे तब निकला रहता है, तो वैसे एस्टर यानी स्टार लाइक। और एस्टर से स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। जो एस्टर रहता है उसमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। अब स्पिंडल फाइबर क्या होता है? जब ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर एक इक्वेटर पे आ जाता है, एक सेंटर पे आ जाता है, जब सेल डिवीजन होने लगता है, तो उस वक्त जो सेंट्रियोल दोनों अपोजिट पोल पे चले आते हैं। सेंट्रियोल से बाद में सेंट्रोसोम, तो दोनों सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे चले आते हैं, उसमें से एस्टर अराइज होते हैं। जो एस्टर अरेस्टर की अरेस्टर से क्या अराइज होता है? स्पिंडल फाइबर। जो एस्टर निकलते हैं, एस्टर से क्या अराइज होता है? अपने स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर अटैच किससे होते हैं? क्रोमोसोम से। अब क्रोमोसोम के कौन से हिस्से से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं? मैंने आपको बताया था, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और एट द एंड जब हमें सेल डिवीजन करना रहता है, तो दोनों हिस्से को खींचे जाते हैं, और उसके लिए आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, ये एनसीईआरटी की लाइन है, जो खींचे जाएंगे। तो दोनों जो क्रोमोसोम के, मतलब बोलेंगे क्रोमेटिड, तो दोनों जब अलग हो गए, तो दोनों के पैर ऐसे, जैसे अभी मैं आपको बता सकता हूँ, दोनों अभी ऐसे है, जब दोनों अलग हो गए तो दोनों और खींचे जाएंगे ऐसे। तो उसके ये आधा क्रोमेटिड वो ले लेगा, एक क्रोमेटिड ये ले लेगा, और फिर वो कहलाएंगे फ्यूचर ऑफ डॉटर सेल। और फिर इसको एस्टर बोलेंगे, इसको स्पिंडल फाइबर, ये क्रोमोसोम रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे G2 फेज। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी बात चल रही थी इस फेज की। इस फेज में हमने क्या बात करे थे? सेंट्रियोल के बारे में पढ़े थे। सेंट्रियोल कैसे डबल होता है, सेंट्रियोल इन एनिमल सेल में रहता है, कैसे अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन मिलके माइक्रोट्यूबुल बनता है, माइक्रोट्यूबुल से 27 माइक्रोट्यूबुल मिलके एक सेंट्रियोल बनता है। एक दो, फिर वो दो सेंट्रियोल बनते हैं, एक से दो सेंट्रियोल बनते हैं, उसके बाद वो दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम्स बनते हैं, फिर एस्टर बनता है, उसमें से स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस फेज में हिस्टोन गेट डबल। हिस्टोन मैंने क्या बताया था? वो प्रोटीन जिसके अराउंड में डीएनए रैप रहता है, वो प्रोटीन जिसके अराउंड में डीएनए रैप होता है, तो वो प्रोटीन वहां पे डबल हो जाती है इस फेज में। और दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे? यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का कैसा स्ट्रक्चर, क्या काम करते हैं? तो हेट्रोक्रोमेटिन जो रहता है वो ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए रहता, और यूक्रोमेटिन लूज कंडेंस्ड रहता, लिस कंडेंस्ड रहता। उसके बाद देखिएगा, replication first start in euchromatin because it is less condensed। जब कोई चीज कम उलझी रहेगी, तो जो कम खुली रहेगी उसमें रेप्लिकेशन करना तो बहुत आसान हो जाएगा, तो इसलिए रेप्लिकेशन यूक्रोमेटिन में जल्दी होता है और सबसे पहले होता है। इधर क्या दे दिया है?
देखिए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये डीएनए है, डीएनए कंडेंस फॉर्म बोलते हैं हम क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए नीड टू ओपन। जब हम किसी चीज का रेप्लिकेशन उसको डबल बना रहे हैं तो उसको पहले पहले उसको सुलझाना पड़ेगा, उसके लिए पहले उससे लूज होना पड़ेगा। ऐसा कंडेंस फॉर्म रहेगा तो उससे रेप्लिकेशन होना नामुमकिन है। तो इसलिए सबसे पहले डीएनए नीड टू ओपन, डीएनए को खुलना पड़ेगा। उसके बाद देखिए डीएनए एक साथ डीएनए कभी भी नहीं खुलेगा। इतना 2.2 मीटर्स लॉन्ग डीएनए इतनी छोटी सी जगह पे है तो वो कैसे खुलेगा। तो उसके लिए टोटल डीएनए नॉट गेट ओपन एट वंस, जितना भी डीएनए रहेगा वो एक साथ नहीं खुलेगा। तो इसके लिए उसे हम थोड़ा थोड़ा खोल के उसका रेप्लिकेशन करेंगे। तो ये जैसे हम ये डीएनए का एक फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो अपने एक एक हिस्सा खोलते जाएगा, थोड़ा थोड़ा लूज कर जाएगा और उसी जगह पे एक न्यू डीएनए फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। देख सकते हो इधर ये ब्लैक वाला जो आ रहा है, ये एक न्यू डीएनए, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये डीएनए की कितनी स्ट्रैंड रहती है, ये 1 और ये 2, ये 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। इसमें पुराने 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, लेकिन अब वो जब अलग अलग हो रहे तो वहां पे एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आ रहा है। ये ब्लैक वाला न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और ये ओल्ड वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ये रहता है हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन। जैसे हम देख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इसी तरीके से होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे G2 फेज। अब G2 फेज क्या है, लेट मी 1 सेकेंड, हाँ पहले रफ कर देता हूँ मैं। ओ हम्म, हाँ देखिए अब हम पढ़ेंगे G2 फेज। G2 फेज को क्या कहते हैं हम, गैप टू फेज। गैप टू फेज, गैप बिटवीन द एंड ऑफ एस फेज एंड स्टार्ट्स ऑफ एम फेज। जिस जगह हमने बताया था ये हमारा है सेल साइकिल, ये है हमारा एम फेज, G1 फेज, G2 फेज एंड एस फेज। तो यह क्या कह रहा है, गैप बिटवीन द एंड ऑफ एस फेज एंड स्टार्ट्स ऑफ एम फेज यहाँ। तो ये कौन सा फेज होगा हमारा, G2 फेज होगा। उसके बाद G2 फेज में क्या हम पढ़ सकते हैं, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एम फेज। उसके अंदर सेल तैयारी करता है अपने एम फेज के अंदर जाने के लिए। इसमें आप एक और एक पॉइंट लिख सकते हो, इन एम फेज स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स। जैसे कि हमको मालूम है एम फेज में सेल को डिवाइड करना है, फिर उसके लिए स्पिंडल फाइबर तो लगेंगे। तो इसीलिए इन एम फेज स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म so large number of so large number of micro tubule required। ये क्या कह रहे हैं हमने, अगर हम स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है, मैं तो आपको बताया माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम से क्या बनेगा स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोजोम किससे, सेंट्रियोल से मिलकर बनेगा, सेंट्रियोल किससे मिलकर बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर। तो क्या लिखा है, तो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्स रिक्वायर्ड, माइक्रोट्यूब्यूल लगेंगे। तो इन G2 फेज अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, ये क्या है दोनों, ये एक तरीके के प्रोटीन है ना, सिंथेसिस ओकर। अब हमें ये पता है कि स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, और माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनता है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से। तो G2 फेज में ये प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और जैसे हम G1 फेज में पढ़े थे, G1 फेज में हमने क्या पढ़ा था, कौन से ऑर्गेनेल डबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह से G2 फेज में भी मैंने कहा था उस टाइम कि मैं बताऊंगा G2 फेज में कौन से ऑर्गेनेल डबल होते हैं, जैसे कि जो ऐसे ऑर्गेनेल है जिनको दोनों सेल्स में इक्वली डिवाइड होना है। फॉर एग्जाम्पल
in G2 phase, organelle, sorry, some organelle get double. G2 फेज में कुछ ऑर्गेनल डबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एक्सेट्रा, ये G2 फेज में होते हैं. अब मैंने क्या बताया था, इन G1 फेज organelle get double, such as Golgi bodies, endoplasmic reticulum, एक्सेट्रा. एक और एक पॉइंट ध्यान रखना, G2 फेज में, इन G2 फेज में और क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशन ऑकर. यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होगी, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा. इसलिए हम देख सकते हैं इतनी सारी चीज G2 फेज में. ध्यान रखिएगा, सबसे पहले गैप बिटवीन द S phase, एंड ऑफ S phase एंड स्टार्ट्स ऑफ M phase. सेकंड वन इज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर M phase, बराबर. इन M phase स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स. अब स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, तो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रिक्वायर्ड. माइक्रोट्यूब्यूल के लिए कौन से माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं. तो इन G2 फेज अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर. और फिर इन G2 फेज सम ऑर्गेनल गेट डबल, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियम, प्लास्टिड्स, एक्सेट्रा. इन G1 फेज ऑर्गेनल गेट डबल सच एज Golgi bodies, endoplasmic reticulum, etc. And the last one is in G2 phase transcription and translation occur. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे M phase, most dramatically phase. कंटिन्यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे होता है. अमाउंट ऑफ डीएनए आप सुने होंगे, C2C 4C, ये क्या होता है, कैसे इसको हम पढ़ा जाता है, कैसे इसको समझेंगे. तो हम पहले पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है. तो इन अ डिप्लॉयड सेल अमाउंट ऑफ डीएनए इन G1 फेज इक्वल्स टू 2C. अब ये C2C क्या है मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल. एक क्रोमोसोम है, C डिनोट्स फॉर क्रोमेटिड. और जैसे एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसे दो निकले रहते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा. इधर देख सकते हो आप, ये क्रोमोसोम है. ये क्रोमोसोम है. अभी एक क्रोमोसोम है, तो ये क्या हो गया अपना, एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये C. तो कितना हो गया, 2C. तो एक डिप्लॉयड सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए का, डिप्लॉयड सेल मतलब ऐसा, अब उसमें कितना डीएनए रहेगा, 2C रहेगा. वैसे हम देख सकते हैं इन एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज फ्रॉम 2C टू 4C. अब हम पूछ सकते हैं ये कैसा होगा, जिससे मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में बताया, जब डीएनए डबल हो रहा है, डीएनए एक डीएनए से डबल डीएनए बन रहा है, तो हमारे पास पहले कितना था, 2C था, तो एक C से 2C बन रहा है, और दूसरा एक C से 2C बन रहा है, तो टोटल 2C से 4C हो जाएगा. अब 2C से 4C किस में हुआ है, अपना इस फेज में. अब इस फेज के बाद कौन सा फेज आता है, G2 फेज. तो G2 फेज में भी वो C मेंटेन रहेगा, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं हो रही है. तो इसमें वैसे लिखा है इन M फेज अमाउंट ऑफ डीएनए 2C इन ईच डॉटर सेल. मतलब कैसा हो जाएगा, जैसे G2 फेज में हमने बताया कि उतना ही रहने वाला है, लेकिन M फेज में क्या हो जाएगा, 4C से 2C बन जाएगा. जैसे ही हमारा सेल डिवाइड करेगा, तो इक्वल नंबर ऑफ डीएनए दोनों में चले जाएगा. तो जो 4C रहेगा
वो 2C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं एम फेस है, एम फेस में 4C से 2C में कन्वर्ट हुआ है ना। G2 में वही 2C आया, वो 2C से यहाँ भी 2C रहा हो। अब जब 2C से इस फेस में सेल डिवीजन, सेल डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सॉरी सेल डिवीजन में बोल दियो, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो 2C से वो बनेगा 4C में। अब G2 फेस में तो सिर्फ ग्रोथ हो रही, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही, उसमें तो डीएनए का कुछ वो काम नहीं कि वो रेप्लिकेशन करे, तो इसलिए डीएनए 4C का 4C ही रहेगा G2 फेज में। उसके बाद फिर एम फेज में आएगा, एम फेज में इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इक्वल नंबर ऑफ डीएनए दोनों तरफ चले जाते हैं। उसी तरह से मैंने ग्राफ बनाया हूँ, ये ग्राफ से आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे होता है। तो ये ग्राफ है, इधर हमारा बताया है डीएनए का कितना सी है, 4C 2C डीएनए का अमाउंट दे दिया है, और इधर हमारा सिर्फ फेसेस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे फेसेस, और ये क्या है अमाउंट ऑफ डीएनए। ये ऊपर ये साइड पे अमाउंट ऑफ डीएनए, इधर फेसेस दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे कैसा था, G1 फेस पे, G1 फेस में 2C मेंटेन रहा, G1 फेस से 2C मेंटेन, जैसे G1 फेस से वो एस फेस में आता है तो उसी तरह से उसका डीएनए का नंबर इंक्रीज होता है, तो वो कहाँ पर पहुंच गया 4C तक, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो 4C तक पहुंच गया। उसी तरह G2 फेस में अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट रहेगा, 4C से 4C रहेगा। उसके बाद जब डीएनए ये एम फेस में जाएगा तो एम फेस में क्या होगा, 4C से 2C बन जाएगा, क्योंकि डीएनए का सॉरी सेल का डिवीजन हुआ तो इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों में चले जाएगा। अभी आप देख सकते हैं तो कुछ क्वेश्चन रखा हूं मैं, फेस इन विच अमाउंट ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट। अब कौन से फेसेस है जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट रहता है, इसका आप जवाब दे सकते हो। इसका बहुत इजी जवाब है, जिसे G1 फेस और G2 फेस दोनों में अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट रहेगा, इसमें 2C का 2C, इसमें 4C का 4C, नो चेंजेस होगा, तो इसका आंसर आएगा G1 एंड G2 फेस। उसी तरह से फेस इन विच अमाउंट ऑफ डीएनए इज चेंजिंग, मतलब कौन से फेस है जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, चेंज हो रहा है मतलब, तो वो अपना इजीली आ जाएगा एस फेस एंड एम फेस। आंसर इज एस फेस एंड एम फेस। इसमें लिख सकते हैं अपन और अच्छी तरीके से कि इंक्रीज डीएनए अमाउंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिक्रीज डीएनए अमाउंट। ये हो गया है। अब हमें एम फेस में माइटोसिस पढ़ने से पहले हमें एक चीज जानना है कि प्लॉइडी क्या होती है, व्हाट इज प्लॉइडी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको प्लॉइडी बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि मैंने बताया था प्लॉइडी क्या रहती है, एन टू एन, ये बहुत सारे सवाल पूछते हैं, हर साल नीट में क्वेश्चन आते ही है किसी भी फॉर्म में। जैसे हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, हम जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स जिसमें प्लॉइडी आती है। इसको ये सबसे बेसिक है, आप इसे अच्छे से समझे। प्लॉइडी कैसे देखी जाती है, अपना सेल साइकिल है। सेल साइकिल में हमें क्या नजर आता है, सेल्स ये ध्यान में रखेगा, सेल साइकिल में क्रोमोसोम विजिबल होता है, क्रोमोसोम दिखता है, विजिबल होता है। उसी तरह से G1 एस एंड G2 में हमें क्या नजर आता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नजर आता है, क्रोमोसोम नहीं आएगा, क्रोमेटिन नजर आएगा। तो इसी तरीके से जो G1 फेज में क्रोमेटिन कैसा था, 2C था, तो G2 में क्रोमेटिन कैसा रहेगा, 4C रहेगा। आपने ये चीज पढ़े लास्ट वाले स्लाइड को। अब देखिए ह्यूमन सेल है, मैंने एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन सेल लिया, ह्यूमन सेल के अंदर क्या है, ये धागा, धागे को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, इसी क्रोमेटिन से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे। इन ह्यूमन सेल
46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे इसी एक धागे से ह्यूमन के अंदर। अब हम देखते हैं ड्रोसोफिला का एग्जांपल लिया हूँ इधर अपने को प्लॉइडी सिखाने के लिए। तो ड्रोसोफिला का मैं देखा हूँ ये 2n इक्वल्स टू 8। 8 क्या दिया है इधर पे, 8 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और 2n किस लिए, क्योंकि एक पेयर में होते हैं। ये कैसा पेयर में, 1 2, ये दोनों पेयर में है, इसीलिए हम लिखते हैं 2n इक्वल्स टू 8 वेयर 8 इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखा जाए तो एम फेज से जैसे ही हम G1 फेज में गए, तो GA1 फेज में क्रोमेटिन कैसा होता है, यही बताओ, 2C रहता है। 2C क्रोमेटिन, क्या क्रोमेटिन विजिबल होगा, 2C क्रोमेटिन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा रहेगा, ये ये देख सकते हो आप, ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं। अब ये सिंगल सिंगल ही रहेगा क्योंकि वो 2C है। अब जब हम ये पूरा एक लाइन उठाएंगे तो ये एक लाइन, सिंगल लाइन ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एन। एन मीन्स हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड हुआ है, और ये एन और एन मिला के क्या होगा, 2n। 2n इक्वल्स टू डिप्लॉइड, जिसका हम लिख सकते हैं सर n equals to haploid 2n डिप्लॉइड। तो अगर एक लाइन सिंगल सिंगल क्रोमोसोम रहे तो कैसे रहते हैं, हैप्लॉइड रहेंगे, और ये जोड़ी में रहेंगे, पेयर्स में रहेंगे तो वो डिप्लॉइड रहेंगे। और यहाँ पे भी क्या है, 2n इक्वल्स टू 8, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 रहेंगे। जैसे एक बात ध्यान में रखिएगा, G1 फेज से हम G2 फेज में जा रहे हैं, उसमें क्रोमेटिन का नंबर चेंज होता है, क्रोमोसोम सब में कांस्टेंट रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर कभी चेंज नहीं होता है। वहां पे C से 2C होगा, वहाँ N से 2n 4n नहीं बनेगा, वहाँ C से 2C होगा। तो यहाँ देख सकते हो अपन, 2C से 8 क्रोमोसोम, इधर भी 2n इक्वल्स टू 8 क्रोमोसोम, इधर 2n इक्वल्स टू 8 क्रोमोसोम। अब इधर देखिएगा, ये हम जब G2 फेज में गए तो वहाँ पे क्या हुआ, G1 फेज में, जब G1 फेज से इस फेज में गए तो वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए डबल हुआ, तो ये देखो ब्लैक वाले न्यू डीएनए आ गए। तो ये दो डीएनए मतलब डीएनए डबल हुआ, तो इसलिए इसका अमाउंट बढ़ गया। अमाउंट पहले कितना था, 2C था, अमाउंट बढ़ने के बाद कितना होगा, 4C होगा। अब यार देख सकते हो, ये किसी भी इनका अमाउंट डबल हुआ, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होगा। तो देखते हैं, ये हमने इसको एक लाइन पकड़ा है, सिंगल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये एक लाइन में, और ये दोनों मिलाएगा तो डिप्लॉइड होगा। अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे भी 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन फर्क कितना है, इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कम रहता है G1 फेस वाले में, G2 फेस में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल रहता है, बिकॉज ऑफ द इस फेस वहां पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, एक पूरा क्रोमोसोम है। अब ये हम इसको बोलेंगे क्रोमेटिड है, दूसरा उससे अटैच एक और क्रोमेटिड है। जब दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच हो एक क्रोमोसोम्स में, हम उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और उसको बीच में जोड़ने का काम करता है सेंट्रोमियर। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड कितना है, 2 क्रोमेटिड, ये एक डंडे को एक लाइन को क्रोमेटिड बोलेंगे। इसी तरह से इधर देखिएगा, इधर भी 2 क्रोमोसोम है, इट इज 1 क्रोमोसोम, ये वाला दूसरा क्रोमोसोम, इधर भी 2 क्रोमोसोम है, लेकिन इधर क्रोमेटिड कितना है, 4 है। ध्यान से देखिएगा, हाँ, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 क्रोमेटिड है, या 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, विच वन, 1 एंड 2, ये दोनों सेंट्रीमियर 2 है। तो ये हमें अच्छी से देखना है कि किसमें कैसा होता है। अब हम देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा गैमेट्स में, जैसे स्पर्म, ओवम, ये कैसे रहते हैं, ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ रहते हैं। तो उसका मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, मैं ये रख पा रहा हूँ, ये देख सकते हो। हम बात करते हैं अगर स्पर्म की, स्पर्म स्पर्म या ओवम, ये कैसे रहते हैं, ये कैसे हैप्लॉइड रहते हैं, इन रहते हैं। तो मैं इधर लिख दूंगा हैप्लॉइड। तो मीन इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये कुछ भी उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्रोमोसोम कोई भी शेप में रहता है, पर मोस्ट प्रोबेबली हम उस शेप में देखते हैं। तो इसका देखिए, यहाँ पे पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम देखिए, इसमें सिर्फ एक ही अपने को मिलेगा, ओनली एक ही, डबल पेयर नहीं मिलेगा, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम रहेंगे, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। इसी तरह से जैसे हम ओवम और एक जब फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, तब जाके 2n जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो जब जाइगोट बनता है तो वो 2n रहता है। जैसे ये स्पर्म है, स्पर्म प्लस ये हो गया है हमारा, सॉरी,
ओवम, ये दोनों क्या है, इन इन। तो इससे हमारे क्या बन रहा है, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया है जाइगोट का। और जाइगोट कैसा है, 2n होता है, जब n और n मिला देंगे तो हमारा 2n होगा। अब ये हमने चीज अच्छे से पढ़ ली है। अब इसके बाद हम अब चलते हैं एम फेस मतलब माइटोसिस पढ़ने के लिए, जो हमारा पूरा बेस अब क्लियर हो चुका है। अब हमें माइटोसिस बहुत अच्छी से समझ आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।